हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अधिकतर रिटेल निवेशकों के लिए क्या है सही। क्या उन्हें डायरेक्ट स्टॉक बाइंग करनी चाहिए या वो म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्या ज़्यादा सही होता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, रिटेल निवेशक जो हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उनसे जो अर्थ है, वो लोग जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा लेकर के आते हैं मार्केट में, जिनके पास पैसे जो हैं, जिनके पास पैसे जो हैं वो या तो कम है, या तो कम है, या पैसे अधिक हैं, या टाइम कम है। टाइम कम है। टाइम कम से मेरा मतलब है वो स्टॉक मार्केट में समय नहीं दे सकते हैं, वो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जॉब कोई और है। सम अदर जॉब, सम अदर जॉब करते हैं। उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करके नहीं है। वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं टीचर हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं बैंक में काम कर रहे हैं, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वट एवर। ये सब वो लोग हैं जिनका जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ और, उनका प्रोफेशन है ना। स्टॉक मार्केट उनका प्रोफेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ही रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, हालांकि वो उनमें से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब छोटे पैसा लेके आने वाले लोग भी ही होता है ज्यादातर, है ना, जिनके पास एक मुश्त ज्यादा बड़ा पैसा नहीं होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उनमें से भी वो कैटेगरी जिनकी जॉब कोई और है ना। तो जॉब कोई और है, और स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते हैं वो। उस केस की बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव नॉलेज। आपके पास आपके पास नॉलेज तो है नहीं। आपके पास नॉलेज नहीं है ना। आप नहीं जानते हैं कि अगर आप स्टॉक डायरेक्ट बाइंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सी भी कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, आप इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये इसकी बहुत सारी स्टडीज होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। जैसे कि पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं खरीदने के? कंपनी के रेवेन्यूज क्या है ना, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, प्रॉफिट उसमें से कितना है ना, कंपनी की लायबिलिटीज क्या कंपनी का कैश फ्लो क्या है ना, कंपनी की पीई क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है ना। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। मार्केट कैप क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग है या नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हमारे आपके बस की कंपनी की बैलेंस शीट आपको पढ़नी आनी चाहिए, कि आप बैलेंस शीट जो है वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब, आप चूंकि प्रोफेशनल नहीं हैं, आप अपनी फील्ड में, मान लीजिए कि आप टीचर हैं कहीं स्कूल में या कॉलेज में, तो आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, है ना। आप टीचिंग में एक्सपर्ट हैं। आप रेलवे में काम करते हैं, तो आप का जो काम है आपको वो आता है, ठीक ना, आप उसमें अच्छा कीजिए। आपका कुछ भी है, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं, तो आपका वो काम है, आप उसमें अच्छा जान सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे नहीं पता है किसी भी और कंपनी के, ठीक है ना। ये चीजें जो वो लोग होते हैं जो सीए की पढ़ाई करते हैं, सीए होते हैं, सीएफए होते हैं, अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, है ना, उनको ये सारी चीजों की नॉलेज होती है। एमबीए फाइनेंस भी कुछ हद तक जो होता है, एमबीए फाइनेंस अगर किसी ने किया है, तो इन इन सारे लोग, इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा है ना, तो ये लोग जान सकते हैं इन चीजों के बारे में जो मैंने यहाँ पैरामीटर्स लिखे हैं, है ना।
आपको और मुझे, मैं भी अपने आप को, मैं हूं ही रिटेल इन्वेस्टर ही हूं, मेरे पास तो छोटे ही से पैसे हैं, है ना। तो इस तरह के लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में, और हम सभी को, एक तो बात तय है कि हम सभी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वेल्थ क्रिएशन की, वो मिस करेंगे। तो अपने, आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से कुछ हिस्सा जिसको आप बहुत लंबे समय तक भूल सकते हैं, जिसकी आपको, भूलने से मेरा अर्थ यह है कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है बहुत लंबे समय तक, तो ऐसे पैसों को आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, है ना। लेकिन वो प्रॉपर स्टडी के बाद लगाना चाहिए। तो स्टडी के बाद से मतलब है कि, या स्टडी जो है, या तो आप खुद करें, या तो आप खुद करें, या नहीं तो आपके बिहाफ पे कोई और करे जो एक्सपर्ट हो, जिसका काम ही यही है। जैसे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, है ना, एजेंट्स, मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनका काम ही यही है, उनकी एक्सपर्टीज यही है, उनका घर इसी काम से चलता है, उनकी नॉलेज है, उनका एजुकेशन हो सकता है इसी फील्ड में हो, सबसे बड़ी बात उनको एक्सपीरियंस है कई वर्षों का, ठीक है ना। तो अगर आपको उन पे विश्वास है ना, तो जान समझ के, वैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो है वो आपके लिए डिसीजन ले। तो ऐसे में क्या है कि देखिए, इस तरह का अगर केस है तो डायरेक्ट स्टॉक बाइंग जो है, अब स्टॉक बाइंग क्या है कि जैसे आप एक बार में एक एक शेयर, एक कंपनी का शेयर, मैं कह रहा हूं, एक एक कंपनी ले सकते हैं, है ना, दो कंपनी ले सकते हैं, ऐसे करते करते 10 कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, जो भी है, जितने भी आपके पास पैसे हों उस हिसाब से। अब देखिए ऐसे में क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी का शेयर है, उसके शेयर प्राइस ही है 5,000 रुपये, है ना। दूसरी कंपनी का प्राइस मान लीजिए 250 रुपये है, किसी और कंपनी का मान लीजिए 780 रुपया है, किसी कंपनी का मान लीजिए कि मैं 15,000 रुपये है उसका प्राइस, किसी का कुछ भी होगा, इस तरह से कुछ भी प्राइस हो सकता है, मान लीजिए कि 12,000 रुपये है। तो देखिए, यदि आप रिटेल निवेशक है, मैंने क्या कहा, आपके पास छोटे पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि आप ये सारे कंपनी का शेयर्स ले सकें, तो आप या तो ये कर, मान लीजिए आपके पास महीने में लगाने के लिए 5 ही हजार रुपए हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे ये कंपनी है 250 वाली, इसके आप 20 स्टॉक ले लेंगे, है ना, 20 स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है तो उसमें आप एक ही स्टॉक ले पाएंगे। सपोज कीजिए कि आपको ये कंपनी पसंद है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 महीने सेव करना पड़ेगा, तब जाके कर पाएंगे। ये जो है आपका, जो है 3 महीने की सेविंग एक ही बार में खा जाएगा। आपको पता ही नहीं है बेसिकली, आपको आपको अगर नॉलेज है भी, लेकिन आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या है कि आप अपने मनपसंद के सारे स्टॉक्स में एक साथ एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं है आपके पास। 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह के पैसे हैं, या इससे कम है। ज्यादातर भारतीय जनता जो है इतने पैसे भी प्रति महीना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो स्टॉक मार्केट में डाल पाए। उनके पास पैसे 5,000, 2,000, 1,000, 500, 2,500 इसी तरह के होते हैं महीने में। तो वैसे लोग जो है, अगर स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर इस तरह से लेंगे कि वो एक ही कंपनी या दो ही कंपनी के शेयर प्रति महीने खरीद रहे हैं, तो उनका रिस्क जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कंपनी बुरी होगी, हो सकता है उनका नॉलेज हो सकता है उनकी पढ़ाई अकाउंटिंग में हुई हो सकता है वो सीए हो, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। उस केस में वो रिटेल निवेशक अगर ऐसा करता है कि वो एक कंपनी या दो कंपनी या तीन कंपनी के ही शेयर्स जो है हर महीने खरीद रहा है, तो वो काफी ज्यादा रिस्क ले रहा है। देखिए, कंपनी जो है आज अच्छी है, कल बुरी हो सकती है। बुरी से मेरा मतलब है कल उसका स्टॉक प्राइसेस क्रैश कर सकते हैं। तो एक कंपनी, दो कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आपके पैसे काफी अधिक रिस्क पे हैं। स्टॉक मार्केट वैसे भी रिस्की है ना। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई कितना रिटर्न बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, कल मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको नहीं पता है कि क्या होगा। तो ऐसे में अगर रिटेल निवेशक जिनके पास महीने में लगाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो और वो इस कारण से वो एक ही दो कंपनी में अगर डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, तो
एक ही दो कंपनी में अगर लगा रहे हैं तो उनका पैसा काफी ज्यादा रिस्क पे है, उनका रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। उनके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। इसीलिए अच्छा ये है कि आप जो है म्यूचुअल फंड का रास्ता चुने। म्यूचुअल फंड का रास्ता चुने अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो। आपके पास महीने में लगाने के लिए, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर प्रति महीना जो है ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास, 1000 2000 5000 इस या इससे भी कम है। इस या मैं तो कह रहा हूँ कि इवन आपके पास महीने में लगाने के आपको 50,000 भी है, 1 लाख भी है, वो भी पैसा जो है शेयर मार्केट के लिए बहुत नहीं है। हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस जो है, सॉरी, जो टोटल वैल्यूएशन जो है हमारा स्टॉक मार्केट का, वो 4 करोड़ करोड़ रुपए है। मतलब 4 ट्रिलियन रुपीज है। तो आप समझ लीजिए, आप जीरो भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे कि किसमें कितने जीरो होंगे। 7 जीरो यहाँ, 7 जीरो यहाँ। तो जो इतने पैसे हैं, ऐसे में अगर आप 1 लाख रुपए जो है प्रति महीने अगर डाल भी पा रहे हैं, वो भी इस मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप रिटेल 1 लाख रुपए महीना डालने वाला भी रिटेल ही निवेशक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा धन्ना सेठ है वो। तो ऐसे में इस तरह के केसेस में आपको प्रति महीना जो है वो जो भी अमाउंट आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो जिन पैसों की आपको अगले आने वाले कई वर्षों तक आवश्यकता नहीं है, उस पैसे को आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कोई से भी स्कीम लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी निफ्टी 50 जो है इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है? भारत के जो टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, 1 2 3 4 से लेकर के 50 कंपनीज, इसमें 50 कंपनी आ गई है ना। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से जो है, इसको हम, मार्केट कैप इनका सबसे बड़ा है ना। जो 1 पे है उसका भारत में सबसे बड़ा मार्केट कैप है, 2 पे है उसका 1 से नीचे है, बल्कि बाकी से ऊपर है, इस तरह से करके यहाँ से यहाँ घटते हुए क्रम में मार्केट कैप है। तो टॉप 50 कंपनी का ये एक इंडेक्स है। अगर आपने ऐसे ऐसे एएमसीज हैं जो निफ्टी 50, कई सारे एएमसीज हैं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड जो है वो सेल करते हैं। तो आप उनमें से किसी में अगर जाएंगे, और अगर मान लीजिए वो एएमसी ये भी आपको अलाउ कर रही है कि आप 100 रुपए के मासिक उस पे, आप अगर 100 रुपये ही पर महीना जो है अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उससे भी आप अगर ये इनकी यूनिट्स खरीद सकते हैं इस वाले उसकी, तो वो आपको अगर अलाउ कर रहे हैं तो सब आप 100 रुपये से भी, आपने डाला 100 ही रुपया, लेकिन आपको एक्सपोजर मिल गया इतनी सारी कंपनीज का। आपके वो 100 रुपये जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गए इतनी सारी कंपनीज में। अब आपके 100 रुपये को डूबने के लिए इन 50 कंपनियों को, ये जो 50 कंपनी है, इनको एक साथ ही क्रैश करना पड़ेगा, एक साथ क्रैश करना पड़ेगा। ये आई मीन थियोरेटिकली स्पीकिंग तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इनमें से मान लीजिए कुछ कंपनी है, मान लीजिए 28वें नंबर की कंपनी है, वो डूब गई, तो जो हमारा जो रीबैलेंसिंग होती रहती है, जो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी करती रहती है, उसमें वो 28वें नंबर की कंपनी को उठा करके बाहर कर देंगे, और जो 51वें नंबर की कंपनी होगी वो इसके अंदर घुस जाएगी, हमारा निफ्टी 50 में। तो आपका पैसा जो है, पास्ट में ऐसा हो चुका है कि निफ्टी 50 के अंदर आने वाली कुछ कंपनीज भी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हुई हैं, लेकिन उससे जो जिन लोगों ने उस कंपनी में पर्टिकुलरली अपना सारा पैसा डाला था, उनके पैसे जीरो हुए। लेकिन जिसने पूरा निफ्टी 50 में ही पैसा डाला था, उसके पैसे जीरो नहीं हुए होंगे, सिग्निफिकेंट लॉस में जरूर आए होंगे, लेकिन वो पैसे फिर बच गए होंगे और बाद में आगे जाके रिकवर भी हो गया होगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड में डालने से यही फायदा होता है कि आपको एक साथ 50 कंपनी का, डिपेंडिंग ऑन स्कीम, कोई स्कीम जिसने 30 कंपनीज में लगा रखे हैं पैसे, तो 30 कंपनी में, किसी ने 200 कंपनी में लगा रखे हैं पैसे, तो 200 कंपनी का आपको एक्सपोजर मिलेगा। आपके पैसे को अगर सपोज कीजिए आपने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें, सॉरी कंपनी बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई, आपने ऐसे किसी म्यूचुअल फंड इसकी स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और 100 रुपये से ही कर रखा है प्रति महीना, या फिर मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए प्रति महीना कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। मान लीजिए उस स्कीम में 100 से ऊपर कंपनीज हैं, 200 कंपनीज हैं, जो भी हैं, तो आपके उन पैसों को डूबने के लिए उन 200 कंपनीज को एक साथ डूबना पड़ेगा। अब 200 कंपनी एक साथ डूबने के लिए भारत में बहुत ही बड़ा जो है भूचाल आना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, जो कि
अगेन थ्योरेटिकली स्पीकिंग पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। अदर देन कि कोई बहुत ही बड़ा पैंडेमिक जो पिछले 5 साल पहले का भी कोविड जो आया था, वो भी जब आया तो मार्केट जो है टोटल 40% गिरा था। उसमें भी सारी कंपनी जीरो नहीं हुई, कई सारी कंपनी जो थी तब भी हैं, ज्यादातर कंपनी जो तब भी थी वो आज भी है, कुछ कंपनी का भट्ठा बैठ गया, लेकिन जो ज्यादा कंपनीज है वो अभी भी है ना। पैसे लोगों के कम हो गए, लेकिन फिर से मार्केट जो रिकवर भी कर गई। तो ऐसे में अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक बाइंग की हुई है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है आपने डाले हुए हैं एक कंपनी में, एक कंपनी में, या मैं कह रहा हूं कि आपके ये डिवाइडेड है 2 कंपनीज में, है ना। या आप मान लीजिए 5 कंपनी में आपने डाले हैं, 5 कंपनी में आपने 20-20 हजार रुपए कर करके जो है वो पांचों कंपनी में डाल दिए हुए हैं। फिर भी इसके चांसेस हैं कि ये 5 कंपनी धीरे धीरे करके जीरो हो जाए, ये पॉसिबल है ना। लेकिन यही आपके 1 लाख रुपए जो है मान लीजिए डले हुए हैं 100 कंपनी में, 100 कंपनी में डले हुए हैं, तो आप समझिए कि आपका 1000 रुपया ही 1000 रुपया प्रति कंपनी के हिसाब से, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो तो जो म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो उसका म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उस पर डिपेंड करेगा कि उसने किस कंपनी में कितना एक्सपोजर लिया हुआ है। मैं एक आइडियल सिनेरियो बोल रहा हूँ जहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए कि फंड स्कीम की पोर्टफोलियो में 100 कंपनीज हैं और सब में इक्वली पैसा जाता है, उस केस की बात मैं कह रहा हूँ। तब भी आपके मान लीजिए एक कंपनी डूब गई तो 1000 रुपये ही तो गए, 99,000 रुपीज आपके तब भी हैं, है ना। मान लीजिए 10 कंपनी डूब गई तो भी 10,000 रुपये गए, आपके तब भी 90,000 रुपये जो है वो बचे हुए हैं, है ना, और वो ग्रो करते रहेंगे। तो इसीलिए है, और आपके आपके बस का था भी नहीं कि उन 100 कंपनीज में आप मान लीजिए उन 100 कंपनी के आप एक एक स्टॉक आपको लेना पड़ता, तो आपकी प्राइस मान लीजिए 10 लाख रुपए होती, या मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख रुपए होती। तो आप उन कंपनीज के अगर एक एक शेयर भी लेते तो आपको सपोज कीजिए कि 5 लाख या 2 लाख रुपया कॉस्ट पड़ जाता है यदि, तो मैंने 5 था ज्यादा, मुझे कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए लग जाते, तो भी आपका एक्सपोजर जो है वो आपको एक एक शेयर का ही एक्सपोजर मिला, और पैसे आपके फिर भी रिस्क पे है ना। और एक कंपनी में यदि आपने लगाया है, जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगा करके एक एक शेयर खरीदे 100 कंपनी का, ठीक है ना। तो एक शेयर खरीदा आपने, अब वो एक शेयर जो है वो 100% बढ़ भी गया, मतलब पैसे आपके 2 गुना हो गए। तो उस कंपनी में सपोज कीजिए आपने 2,000 रुपये लगाए थे, तो 2,000 रुपये बढ़ के कितने होंगे, 2 गुना होकर 4,000 हो जाएगा। तो ज्यादा आपको नहीं मिला। रिटर्न जो डिपेंड करता है कि अगर 100 कंपनी में आपने पैसा लगाया है तो टोटल 100 कंपनी का कैगर क्या है, कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये क्या है, इस पे डिपेंड करेगा आपकी एक कंपनी ने कितना किया है, और आपने छोटा छोटा पैसा ही सब में लगाया है। तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी में 1 लाख शेयर है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने 1 लाख शेयर एक कंपनी का ले रखा है, और तब जाके वो कंपनी और 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर में कह रहा हूँ, 1 लाख रुपया नहीं कह रहा हूँ, 1 लाख शेयर ले रखे हैं, और एक एक शेयर का प्राइस जो था वो मान लीजिए कि 100 रुपये था, है ना। तो ये 100 रुपये एक शेयर का प्राइस था, 100 रुपये पर शेयर था। तो 1 लाख शेयर लेने के लिए कितना होगा, आपको 1 करोड़ रुपया आपने एक कंपनी में डाला हुआ है। जब आप इस तरह का पैसा डाल रहे हैं तो ऑलरेडी आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। तब जाके अगर ये कंपनी जो है डबल होती है, इसमें 100% का रिटर्न आता है, तब आपके 1 करोड़ जो है 2 करोड़ बन जाएंगे, है ना। तब तो कोई मतलब हुआ लगाने का। अदरवाइज तो मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने हर एक शेयर में 1-1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तब जाके कोई मतलब बनता है। लेकिन आपके पास पैसे लगाने के लिए ही 1 लाख रुपए हैं, और हर कंपनी में आपने 1,000-1,000 रुपए ही लगाया, उसमें से 5 कंपनी 2 गुनी भी हो गई, तो भी आपका कितना पैसा होगा। लेकिन यही चीज ऐसे समझिए कि आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या है कि आपको तो नहीं पता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, आप वो स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल
फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है जिसका दिन रात का काम ही यही है। उसकी एक टीम होती है, जिन सभी इन म्यूचुअल फंड मैनेजर प्लस टीम, इन सभी लोगों का दिन रात का ही काम है कि वो कंपनीज की बैलेंस शीट रीड करते हैं, मार्केट को रीड करते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स को रीड करते हैं, सेंटिमेंट्स को रीड करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं सबको रीड करके वो प्रेडिक्ट करते हैं या स्टडी करते हैं, जो भी है एक निर्णय पे आते हैं कि कौन से शेयर में एंट्री लेनी है, कौन से शेयर से एग्जिट करना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो आपने वो सारी टेंशन अपनी हटा दी, आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर वो डिसीजन ले रहा है और आप अपने काम में एक्सेल कर रहे हैं, जो आपका दूसरा प्रोफेशन है ना, उसमें आप एक्सेल कर रहे हैं। तो वहां आपका इंप्रूवमेंट वहां हो रहा है, आपकी सैलरी मान लीजिए इंक्रीमेंट उसमें आपको मिल रही है, तो फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ लगा पाएंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं और हमें नॉलेज नहीं है, तो टाइम भी नहीं, हम टाइम नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि मैं भी ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर क्या लगभग सारा का सारा ही जो मेरा पैसा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई स्टडी नहीं है, मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ, है ना। और लेकिन मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं कि गारंटीड है, मैंने लगा दिया तो मैंने मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लिया जो पिछले 5 साल से 20% एनुअल का रिटर्न दे रही है, तो मैंने लगाया तो तब भी 20% ही हो सकता है कि अगले 10 साल तक वो 5% का रिटर्न दे, ये भी पॉसिबल है ना। तो वो आपका रिस्क है। मैंने पहले ही कहा कि आप इन स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाएं जिनकी आपको कई वर्षों तक आवश्यकता न हो। अगर आप 10 वर्ष से कम के लिए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन जनरल, तो आपको नहीं आना चाहिए। आप फिर ट्रेडिशनल सोर्सेज जो है आप उधर ही रहिए, है ना। ये बहुत रिस्की जो है एवेन्यू है पैसा डालने का, रिस्की। तो इसीलिए जो है स्टॉक पिकिंग, स्टॉक बाइंग जो है, डायरेक्ट स्टॉक बाइंग, डायरेक्ट स्टॉक बाइंग जो है वो तब है जब आपका पैसा जो है बहुत बड़ा हो, आप कुछ करोड़ रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत बड़ा पैसा हो आपके पास, और प्लस आपकी नॉलेज भी हो। नॉलेज या तो आपकी खुद की नॉलेज हो, ये तो सबसे अच्छा है, या नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हैं, जो पीएमएस सर्विस वगैरह होते हैं, जहां पे एंट्री लेने का ही जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 50 लाख रुपए से ऊपर होता है। तो वहां पे भी डायरेक्ट जो जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है एक मुश्त लगाने के लिए, तो वो पीएमएस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं उनका उनकी हेल्प लेते हैं, जहाँ पे अगेन वो फिर म्यूचुअल फंड की तरह नहीं लगाते हैं, वो 10 15 20 स्टॉक्स वो चुन के रखते हैं, वहां पे आपके 50 लाख रुपए कम से कम, उससे ज्यादा हो ज्यादा ही मांगते हैं वो, कम से कम 50 लाख रुपए। तो आप ये कर सकते हैं उस केस में। लेकिन भाई मेरे जैसे लोग या ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ 100 लगा पा रहे होंगे पर मंथ, है ना, या कुछ 1000 लगा पा रहे होंगे, जो भी है पर मंथ। इस तरह के लोग जो है 1000 5000 10,000 पर मंथ लगाने वाले, उनके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। आप इसी के थ्रू जाइए, आप बहुत सारी टेंशन से बचेंगे, और बेटर है कि अपने काम पे फोकस कीजिए, ताकि आज जो आप 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कल 2000 कर पाए, 5000 कर पाए, 1 लाख रुपया महीना कर पाए, है ना। क्योंकि आप अपने काम में अगर फोकस करेंगे तो वहां पे आपकी तरक्की ज्यादा जल्दी होगी, और आप ज्यादा पैसा कमा के फिर ज्यादा इधर ज्यादा बचा के ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। इसीलिए अपने काम में फोकस करें, और स्टॉक मार्केट का जरूर एक्सपोजर लें, लेकिन म्यूचुअल फंड के रास्ते से लें। तो मैंने तो भाई यही समझा है। आई होप कि आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा और इस चैनल को पे जो कंटेंट्स आ रहे हैं वो आपको यदि अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, है ना। और ध्यान रहे कि मैं इस वीडियो में भी और पहले के भी वीडियोज में बोल चुका हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप ही की तरह मैं भी लर्न ही कर रहा हूँ,
और ये वो तो एक्सपर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो स्टॉक बता पाऊँ, और मैं वो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ जो म्यूचुअल फंड बता पाऊँ। तो मैं कुछ लोगों की हेल्प लेता हूँ जो इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू मैं सोच समझ के वहाँ जहाँ वो बताते हैं उसके थ्रू ही मैं करता हूँ। वो सर्विसेज का जो भी अपना पैसा वैसा है वो ले सकते हैं, जो भी है। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस मामले में तो किसी को गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, या फिर खुद बहुत अच्छी खासी स्टडी करें, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करें और वही पैसा डालें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही पैसा डालें जिनकी आपको कम से कम तो 10 वर्षों तक आगे आवश्यकता ना हो, वही पैसा डालें। ठीक है। तो आ, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने कमेंट्स जरूर डालिए, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। सो थैंक यू वेरी मच।